Hello friends, welcome to Finance Career. In today's video, I will going to discuss with you one of the previous year question paper of accounting. आपको जानकारी के लिए बता दूं, हमारे यहाँ से फाइनेंस करियर के बहुत सारे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ था कोल इंडिया में, जिसका रिजल्ट कुछ ही दिनों पहले आया था। कोल इंडिया में बहुत ही अच्छा रिजल्ट किया है फाइनेंस करियर, और इसके बाद बहुत सारे पीएस उसमें और भी बहुत सारे लोग सिलेक्टेड है। एनएचपीसी, एचजेबीएन, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एनटीपीसी, पावर ग्रिड, बहुत सारे लोग यहाँ पे सिलेक्टेड है फाइनेंस करियर की तरफ से। ठीक है, तो जैसे कि आज हम जो डिस्कशन करने वाले हैं वो एनएचएआई जो अकाउंटेंट का जो वैकेंसी है उसके बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। पर मैं पहले जो बात कर लेता हूँ अपकमिंग एग्जामिनेशन के कोर्सेज के लिए, जैसे कि महावितरण, ऑल इंडिया, SJVN. So all this examination is going to be conducted very soon. So all these courses are available on the website of Finance Career Georgia. Okay. और बात किया जाए शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, हुडको, पावर ग्रिड, एनएचआई, सभी का यहाँ पे कोर्सेज अवेलेबल है जो कि स्क्रीन पे देख रहे हो। तो आप किसी भी एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हो तो दिस कोर्सेज इज helpful for all of you, and this mock test is also available on the website of Finance Career. In this mock test, you will get everything. ठीक है, और जी दिस mock test fully designed as per your एग्जामिनेशन पैटर्न। आज जो हम बात करने वाले हैं वो एनएचएआई के बारे में बात करने वाले हैं, अकाउंटेंट पोस्ट के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। एनएचएआई का बात किया जाए तो एक काफी बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन है एनएचएआई, और यहाँ पे जो एनएचआई में जो वैकेंसीज है वो दो तरीके का वैकेंसी आया इस बार, डिप्टी मैनेजर और अकाउंटेंट पोस्ट के लिए। आज का जो वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं अकाउंटेंट पोस्ट के लिए डिस्कशन करने वाले हैं। सो दिस कोर्सेज फॉर ऑल ऑफ यू, एनएचएआई अकाउंटेंट। ओके, सो यू विल गेट हियर क्या क्या मिलेगा आपको, एग्जामिनेशन ओरिएंटेड आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएगा जो भी आपके सिलेबस में प्रोवाइडेड है, हम आपको एवरीथिंग प्रोवाइड करेंगे। इसके साथ साथ आपको मैं और भी एक्स्ट्रा मटेरियल प्रोवाइड करूंगा, वीडियो लेक्चर भी प्रोवाइड करूंगा जो कि और भी जगह एग्जामिनेशन में पूछा गया है। ठीक है, गवर्नमेंट या पीएससी एग्जामिनेशन में, जैसे कि आपको कोर्सेज से मिल जाएगा, प्रोफेशनल नॉलेज का जितना भी वीडियो लेक्चर है आपको मिल जाएगा। ठीक है, जो भी आपके सिलेबस में है या फिर कुछ एक्स्ट्रा है वो भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, इसके साथ साथ आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यू मिल जाएगा, जीके का, रीजनिंग का, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और प्रोफेशनल नॉलेज का आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यू मिल जाएगा, चैप्टर वाइज करके मिल जाएगा, वो ज्यादा बढ़िया रहता है आप लोग को। इसके बाद आपको ई बुक मिल जाएगा प्रोफेशनल नॉलेज का, और इसके बाद आपको 130 प्लस मॉक टेस्ट मिल जाएगा। 130 प्लस मॉक टेस्ट आपको सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस करियर प्रोवाइड करता है, ठीक है, पूरे इंडिया में। और इसके बाद बात किया जाए तो आपको 100 प्लस पीएसयू का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। तो 100 प्लस आपको गवर्नमेंट का प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएगा, अकाउंटेंट पोस्ट या फिर फाइनेंस एंड अकाउंट से रिलेटेड किसी भी तरीका का पोस्ट होगा, उससे रिलेटेड पोस्ट से रिलेटेड जो भी एग्जामिनेशन हुआ है अकाउंट्स एंड फाइनेंस से रिलेटेड वो पेपर आपको मिल जाएगा, 100 प्लस पीएसयू पेपर आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो दीज आर ऑल द कोर्सेज रिलेटेड टू अकाउंटेंट। Okay, so today I'm going to discuss with you some of the questions related to accountant. Okay, so आप आज का वीडियो काफी ध्यान से देखिएगा, आप लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ओके, ये जो पेपर है अकाउंटेंट पोस्ट का ही वैकेंसी से आया था, उसी का है ये पेपर। और ये पेपर आप देखिए कि अकाउंटेंट में किस तरह से क्वेश्चंस पूछते हैं, इसी तरह से पेपर आपका भी एग्जामिनेशन में आने वाला है। एनएचएआई का बात किया जाए तो ये पहली बार है कि एनएचएआई ने कुछ ऐसा वैकेंसी निकाला है जो कि सीए इंटर और सीएमए इंटर वालों लोगों के लिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी किया गया। तो आप लोग के लिए काफी सुनहरा मौका है, एक मौका का जरूर फायदा उठाइए, क्योंकि ऐसा अपॉर्चुनिटी वो भी सीए इंटर सीएमए इंटर वालों के लिए बहुत ही कम मिलता है, वो भी इतने सारे वैकेंसीज, वो तो और भी बहुत ही कम देखने को मिलता है। ठीक है, कुछ साल पहले, 5 साल या उससे पहले ही कोल इंडिया में वैकेंसीज आया था, कोल इंडिया का सब्सिडरी में वैकेंसीज आया था, एनसीएल, ईसीएल, ये सब में आया था वैकेंसीज। ठीक है, तो इस समय आया था कुछ नंबर ऑफ वैकेंसीज 50 के आसपास था उसमें। ठीक है, पर उसके बाद जो भी वैकेंसीज देखा गया है, उसके बाद कोई भी पीएसयू ऐसा नहीं है जो कि 40-50 वैकेंसीज
लाया है सीए इंटर, वो भी फ्रेशर्स के लिए। तो जो भी कैंडिडेट अभी सीए इंटर, सीए में इंटर किए हुए हैं, तो वो आप लोग के लिए काफी सुनहरा मौका है। ठीक है, आप लोग जरूर इसके लिए तैयारी करिए। हाँ, एक बात और बता दूं, अगर किसी ने सीए कर चुका है, किसी ने सीए में कर चुका है, एंड दे आर आल्सो विलिंग टू अप्लाई फॉर दिस फॉर्म, ओके, सो आप भी फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे भी तो पे स्केल तो आपको जो अकाउंटेंट का वही मिलेगा, पर ये चीज है कि आपको एक्सपीरियंस रहेगा। ठीक है, बाकी इंटर वालों के लिए तो काफी बढ़िया रहेगा। इंटर वालों के लिए इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपको पूरा मार्केट में, पूरा मतलब क्या है बोलूं, इससे बढ़िया आपको मिल ही नहीं सकता है। तो आप लोग काफी मेहनत करिए इसके लिए, और नंबर ऑफ सीट भी काफी ज्यादा है। तो अब इस बार तो आप नहीं बोलोगे कि कम सीट आया है, इस बार काफी ज्यादा सीट आया है। ऐसा सीट आपको देखने को बहुत ही कम मिलता है, 5 साल 10 साल में कभी कभार देखने को मिलता है। तो आप लोग को ये मौका मिला है, तो इसका भरपूर उठाइए। चलिए अभी हम लोग क्वेश्चन का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। एक बात और बता दूं आपको, आप टेलीग्राम चैनल जरूर जुड़ जाइए। इसी यूट्यूब चैनल का एक बहुत ही अच्छा टेलीग्राम चैनल है, उस पर जरूर जुड़ जाइए। पूरे इंडिया का सबसे बड़ा टेलीग्राम ग्रुप है, जो कि गवर्नमेंट एग्जामिनेशन या पीएसयू एग्जामिनेशन का तैयारी कराता है, फाइनेंशियल रिकॉर्ड से रिलेटेड। 10,000 से ज्यादा लोग ऑलरेडी उसमें जुड़े हुए हैं, 11,000 के आसपास लोग हैं। 2 टेलीग्राम ग्रुप है, आप दोनों में जुड़ सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप है, वो भी व्हाट्सएप ग्रुप भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम का भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो ऑल दिस ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, सभी का लिंक। तो चलिए डिस्कशन अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आपको तैयारी करना है तो आप फाइनेंस करियर से आज ही विजिट करिए, वहां पे कोर्सेज परचेस करिए। ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कीजिए। क्वेश्चन पूछा है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कीजिए। मैं भी जैसे जैसे क्वेश्चन करूंगा, आप भी क्वेश्चन को ध्यान से देखते जाइएगा। ठीक है, अगर आपको खुद भी अगर सोल्व हो जाता है तो आप लोग के लिए और भी ज्यादा बढ़िया है। ठीक है, तो आप भी सोल्व करते जाइए, और अगर आपको आंसर आता है तो पहले आप ये दिमाग में सोच लीजिए कि अच्छा इसका आंसर ये होगा, ताकि आप लोग के लिए भी काफी बढ़िया रहने वाला है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज क्या होता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या अकाउंट है? ठीक है, बताइए। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो होता है वो नॉमिनल अकाउंट होता है। ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो होता है वो नॉमिनल अकाउंट होता है। तो जितने भी तरह का इनकम होता है और एक्सपेंस जो भी होता है ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस के लिए, वो नॉमिनल अकाउंट के अंदर उसका बुकिंग होता है। ठीक है, और रियल अकाउंट क्या होता है? रियल अकाउंट जैसे होता है कि कोई भी बिजनेस है, वो अगर एसेट खरीदता है ना, तो वो सब रियल अकाउंट के अंदर जाता है। ठीक है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या हो गया? नॉमिनल अकाउंट हो गया। ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ईओक्यू लेवल, द फॉलोइंग इज ट्रू। पहले ये जानते हैं कि ईओक्यू मतलब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होता क्या है। आप लोग ने पढ़ा होगा मटेरियल चैप्टर। ठीक है, मटेरियल चैप्टर आप लोग ने पढ़ा होगा, जो कि सीए इंटर में है। ठीक है, जो कि सीए एस 6, ठीक है, पोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 जो है, उसी में सारे डिटेल्स उसके बारे में बताया हुआ है। मटेरियल मटेरियल चैप्टर के लिए, ठीक है, मटेरियल का पोस्टिंग के लिए कैसे मटेरियल को पोस्टिंग किया जा सके, जिससे कि क्या होगा कि जो भी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हो कम से कम हो सके। ठीक है, तो सीए ए 6 में पढ़ना होता है मटेरियल चैप्टर में ईओक्यू। ओके, तो ईओक्यू क्या होता है कि एक ईओक्यू का एक ग्राफ बनता है। ठीक है, ऐसे ऐसे करके जहाँ पे जो कट होता है वो ईओक्यू माना जाता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जो भी ऑर्डरिंग कॉस्ट होता है और कैरिंग कॉस्ट होता है, ठीक है, ठीक है, द ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट इक्वल जो होता है वही ईओक्यू होता है। ठीक है, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट, तो ये हो जाता है ईओक्यू। सीएस 6 पोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सीएस 6 मटेरियल चैप्टर में चीजें आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, अगर आप फाइनेंस करियर से कोर्स कर दोगे तो आपको सभी का यहाँ वीडियोस लेक्चर भी मिल जाएगा। ठीक है, बाकी आपको ई बुक मिल जाएगा, इसके बाद आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा, आपको प्रीवियस पेपर मिल जाएगा, अकाउंटेंट पोस्ट जो भी एग्जामिनेशन हुआ है गवर्नमेंट में। ठीक है, तो बहुत सारे मटेरियल आपको मिलने वाला है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आपको बता दिया नॉमिनल अकाउंट होता है। और दूसरा क्वेश्चन जो था, एट द ईओक्यू मतलब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी लेवल, द फ्लोइंग इज ट्रू। कौन सा? द ऑर्डर क्वांटिटी इज इक्वल टू द कैरिंग कॉस्ट। ठीक है, ऑर्डरिंग कॉस्ट, जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो इक्वल होता है कैरिंग कॉस्ट को, उसी उसी को ईओक्यू लेवल बोला जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ऑन
redemption of debenture, the amount lying in debenture redemption reserve, which is no longer necessary to be retained, shall should be transferred to, कहाँ पे ट्रांसफर किया जाता है जनरल रिजर्व। ठीक है, कहाँ किया जाता है जनरल रिजर्व। ठीक है, ऐसे आपको पूछेगा कि जो डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व है वो कितना परसेंट बनाना होता है, तो 25% बनाना होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। Which one of the following is not a passive contract? एक कॉन्ट्रैक्टेड से क्वेश्चन पूछा हुआ है। कॉन्ट्रैक्टेड काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडियन कॉन्ट्रैक्टेड 8072। ठीक है, उसमें से एक टॉपिक से है, एक टॉपिक है पासिव कॉन्ट्रैक्ट, उससे एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, चलिए इसको पढ़ते हैं। पूछा है कि कौन सा क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ठीक है, क्या पूछा है कि कौन सा क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ठीक है, तो क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, मैं बता दूं कुछ जानकारी के लिए पहले। क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो जो कि आदमी चाहता नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट करे, पर वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बाय चांस हो जाता है, अपने आप हो जाता है। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट जो होता है ना वो क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट होता है। सपोज इट, मैं जस्ट आई एम टेकिंग एन एग्जांपल, आपने कुछ एक सामान ऑर्डर किया था। ठीक है, कुछ भी आपने ऑर्डर किया था। ठीक है, कुछ खाने का ही सामान समझ लो, कुछ खाने का आपने कुछ मतलब ऑर्डर किया था। आप वो जो 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 पहुंचाने आया था आपके घर पे, वो जो आपके घर पे जिसको पहुंचाने आना चाहिए था वो आपके दोस्त के यहाँ पहुंचा दिया। सपोज दैट आप गलती से उसने पहुंचा दिया आपके घर में न जाकर के किसी और के घर में। ठीक है, तो वो इसमें जिम्मेदारी क्या बनता है कि जो पर्सन उसको कंज्यूम किया उसको पैसा चुकाना पड़ेगा सामने वाले पार्टी को, जिसने वो पैसा को बियर किया था, जो पैसा दिया। ठीक है, तो पैसिव कॉन्ट्रैक्ट मतलब यही होता है कि किसी का खर्चा पे कोई और फायदा ना उठाए। ठीक है, यही होता है पैसिव कॉन्ट्रैक्ट। आपको समझ में आ गया पैसिव कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। तो पूछा था यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पैसिव कॉन्ट्रैक्ट, कौन से पैसिव कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ठीक है, तो क्लेम फॉर नेसेसरी सप्लाई टू पर्सन इनकैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। हाँ, ये पैसिव कॉन्ट्रैक्ट है कि अगर कोई पर्सन ऐसा है कि जो कि नेसेसरी थिंग्स किसी पर्सन को सप्लाई किया, प्रोवाइड किया, तो ठीक है, तो इन फ्यूचर वो उससे अपना जो भी खर्चा है वहां से रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिमबर्समेंट ऑफ पर्सन पेइंग मनी बाय अनदर इन पेमेंट ऑफ विच ही इज इंटरेस्टेड। हाँ, तो उसको रिमबर्समेंट करना पड़ेगा, तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, एक और देखिए आगे। अनसर्टेनिटी एंड फ्यूचरिटी ऑफ द इवेंट टू विच इट इज रिलेटेड। ऊपर एक और देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप बताइए कि इसका आंसर क्या होने वाला है। मैं आपको पहले डिटेल में बता दिया कि क्वेश्चन कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। ठीक है, तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स है, तो मतलब कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स मतलब क्या हुआ कि कोई भी आदमी जा रहा था, उसका सामान गिर गया। ठीक है, कोई आदमी जा रहा था, उसका सामान गिर गया, तो पीछे का जो व्यक्ति था उसने उसका सामान जाकर के उसको दिया। ठीक है, तो किसी का सामान अगर आपको कहीं पे गिरा हुआ मिल जाता है, इसका मतलब ऐसे मत समझो कि वो आपको हक बन गया, आपका हो गया, ऐसा नहीं होता है। जिस पर्सन का वो सामान होता है वो उसी का रहता है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है सामने वाला पार्टी का, जिसको मिला सामान वो उसको देने को। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, तो कौन सा क्वेश्चन कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, जो ऑप्शन सी है क्वेश्चन कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। अनसर्टेनिटी एंड फ्यूचरिटी ऑफ द इवेंट टू विच इट इज रिलेटेड। ओके, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी करेक्टेड while processing the return of income under section 143 subsection 1। तो क्या क्वेश्चन पूछा था, फिर से पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी करेक्टेड, कौन सा ये चार स्टेटमेंट दिया हुआ जो कि करेक्ट किया जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन बी करेक्टेड व्हाइल प्रोसेसिंग द रिटर्न ऑफ इनकम। जब रिटर्न प्रोसेस किया जाता है, जो कि अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 आप लोग ने पढ़ा होगा, तो कौन सा स्टेटमेंट है जिसको सही कर सकते हो। ठीक है, तो ये है कौन सा, जो अर्थमेटिकल एरर जो भी होता है ना रिटर्न, तो उसको सही किया जा सकता है। ठीक है, तो 5 का जो ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, एंड एनी अर्थमेटिकल एरर इन द रिटर्न। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। द फंक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस नेटवर्क क्या है। फंक्शन पूछा है कि गुड्स एंड सर्विसेज नेटवर्क का, जीएसटी का फंक्शन क्या है। इसका फंक्शन सभी है यहाँ पे। फैसिलिटेटिंग, यहाँ पे है प्रोवाइडिंग द रिटर्न टू सेंट्रल एंड स्टेट अथॉरिटीज, कंप्यूटेशन एंड सेटलमेंट ऑफ आईजीएसटी, तो यहाँ पे सभी इसका फंक्शन ही है, तो ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। होता है कि ए रिसोर्स ओन्ड बाय द बिजनेस विद द पर्पस ऑफ यूजिंग इट फॉर जनरेटिंग फ्यूचर प्रॉफिट इज नोन एज। फ्यूचर प्रॉफिट आपको कहां से जनरेट हो पाएगा, आप क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन क्या बोलता है कि ए रिसोर्स ओन्ड बाय ए बिजनेस, एक रिसोर्स है जो कि गवर्नमेंट ओन करता है, गवर्नमेंट का मतलब ए रिसोर्स ओन्ड बाय बिजनेस। ठीक है, क्या बोलता है कि
ए रिसोर्स ओल्ड बाय द बिजनेस, कोई भी एक बिजनेस है उसके पास एक रिसोर्स है, बिजनेस के पास एक रिसोर्स है, इसमें जो भी बिजनेस है उसके पास एक रिसोर्स है विद द पर्पस ऑफ यूजिंग इट फॉर जनरेटिंग फ्यूचर प्रॉफिट। तो बिजनेस के पास ऐसा क्या रिसोर्स होता है जिससे कि उसको फ्यूचर में प्रॉफिट जनरेट कर सके। ठीक है, कैपिटल जो होता है वो स्टार्टिंग में जब कंपनी इनकॉर्पोरेट करता है या फिर कोई भी बिजनेस इनकॉर्पोरेट करता है तो उसमें जो पैसा रहता है उसको कैपिटल बोला जाता है। ठीक है, कैपिटल जो होता है वो एक तरह से लायबिलिटी होता है। ठीक है, पर जो फ्यूचर जो प्रॉफिट होता है जो जनरेट करेगा वो क्या होता है, वो सिर्फ और सिर्फ एसेट से ही फ्यूचर प्रॉफिट हो सकता है। लायबिलिटी से तो कभी भी आप फ्यूचर प्रॉफिट नहीं जनरेट कर सकते, या फिर सरप्लस आपके पास कोई भी फंड पैसा बचा हुआ है सरप्लस पैसा, तो उससे आप फ्यूचर प्रॉफिट नहीं जनरेट कर पाओगे क्योंकि वो आपके पास सरप्लस रखा हुआ है, वो कहीं भी आपको यूजेबल कंडीशन में नहीं है। तो यूजेबल कंडीशन में नहीं है तो वहां से तो जनरेट नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो एसेट होगा, क्योंकि एसेट ही ऐसा चीज है जो कि आपको फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट है वहां से जनरेट करके आपको मिल सकता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन बी हो जाएगा एसेट। ओके, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट वर्क कंप्लीट हो गया एंड नोट एट सर्टिफाइड विल बी शोन। ये जो क्वेश्चन है पूछा हुआ कॉन्ट्रैक्ट पोस्टिंग से, जो कि पोस्टिंग का चैप्टर है कॉन्ट्रैक्ट पोस्टिंग, वहां से क्वेश्चन पूछा हुआ है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट वर्क कंप्लीट हो चुका है, ध्यान से पढ़िएगा क्या बोलता है क्वेश्चन। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट वर्क कंप्लीट हो चुका है बट इट नोट एट सर्टिफाइड, जब तक सर्टिफाइड नहीं होता ना, एक चीज आपको जानकारी बता दूं, जब तक कोई भी काम जब तक सर्टिफाई नहीं किया गया जब तक वो काम को वर्क कंप्लीटेड नहीं माना जाता है। ठीक है, इस चीज समझ लीजिए कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट वर्क कंप्लीटेड एंड नोट एट सर्टिफाइड, सर्टिफाई नहीं किया हुआ है इसका मतलब है कि वो काम को कंप्लीट नहीं माना जाएगा। तो आप इसी तरह से आप क्वेश्चन पढ़िए समझिए और इसका आंसर कौन सा सही होगा मैं आपको बता देता हूँ ताकि आप सोचिए। ठीक है, तो क्या होगा कि एट कोस्ट प्लस प्लस टू बाई थर्ड ऑफ द नोशन प्रॉफिट अंडर कंप्लीटेड वर्क। ठीक है, ठीक है, एक कंप्लीटेड वर्क के बारे में बोला, पर नोटेड सर्टिफाइड जैसे मैं आपको बोला कि नोटेड सर्टिफाइड दैट मींस क्या हुआ कि वर्क कंप्लीट है ही नहीं, तो कंप्लीटेड वर्क है तो ये भी नहीं है। एट कोस्ट प्लस नोशनल प्रॉफिट लेस मनी अंडर द कंप्लीटेड वर्क, ये भी नहीं होगा। एट कोस्ट अंडर कंप्लीटेड वर्क, ये भी नहीं होगा। तो कंप्लीटेड वर्क जो भी है वो होगा ही नहीं क्योंकि सर्टिफाई नहीं किया हुआ, जब तक सर्टिफाइड नहीं रहेगा जब तक वर्क कंप्लीट माना ही नहीं जाएगा। तो एट कोस्ट अंडर डब्ल्यूआईपी अकाउंट के जो ऑप्शन डी ऑफ 8 का ऑप्शन डी ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 8 का हो जाएगा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इन्वेंट्री पूछता है कि इन्वेंट्री क्या है। इन्वेंट्री क्या होता है। इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, जो भी मटेरियल जो आप खरीदते हो, ठीक है, किस लिए खरीदते हो, जो भी आप फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाओगे, ठीक है, तो उसके लिए जो भी आप खरीदते हो उसको क्या बोला जाता है, स्टॉक, उसी को बोला जाता है इन्वेंट्री। ठीक है, तो इन्वेंट्री जो है वो क्या होता है, वो भी एक बिजनेसमैन के लिए एक इन्वेंट्री क्या होता है, वो एक करेंट एसेट होता है। ठीक है, क्या होता है, करेंट एसेट होता है। जितना भी इन्वेंट्री होता है ना वो एक करेंट एसेट होता है, क्योंकि वो आज आपके पास है। ठीक है, पर उसको इन्वेंट्री को जब आप उसको जब फिनिश्ड प्रोडक्ट में यूज कर लोगे आप, तो इन्वेंट्री आपको तुरंत ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो जो करेंट एसेट होता है वो विद इन 1 ईयर तक वो एसेट है, वो करेंट एसेट बोला जाता है। ठीक है, तो इन्वेंट्री वो कुछ ही पीरियड के लिए रहता है, तो एक पार्ट ऑफ करेंट एसेट इसको बोला जाएगा। फिक्स्ड एसेट क्या होता है, जो कि एक साल से ज्यादा के लिए आपके पास है, या फिर एक साल से ज्यादा आपके पास है, और उससे जो प्रॉफिट जनरेट होगा वो आपको एक साल से ज्यादा प्रॉफिट आपको जनरेट करके देगा। जो फिक्स्ड एसेट है वो आपको एक साल से ज्यादा आपको प्रॉफिट जनरेट करके देगा। ठीक है, वो फिक्स्ड एसेट होता है। इन्वेस्टमेंट मतलब कहीं भी आपने इन्वेस्टमेंट किया। इंटेंजिबल एसेट क्या होता है कि जैसे कि गुडविल हो गया, पेटेंट हो गया, तो इस तरह का जो चीजें होता है वो इंटेंजिबल इसको बोला जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। वेयर हाउस एक्सपेंस इज एन एग्जांपल ऑफ। वेयर हाउस एक्सपेंस जो होता है उसका पूछा है कि इज एन एग्जांपल ऑफ, वेयर हाउस एक्सपेंस इज एन एग्जांपल ऑफ, किसका एग्जांपल है। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन जो ओवरहेड है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, तो उसका एग्जांपल है वेयर हाउस एक्सपेंस, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का एग्जांपल है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए आज का क्लास रहा। ठीक है, तो ये जो बात किया जाए ओवरहेड का, तो ओवरहेड काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जितना भी चीजें मैं आपको बताया अभी सभी का वीडियो सेक्शन मिल जाएगा आपको, ओवरहेड का भी मिल जाएगा, मतलब अकाउंट्स, कॉस्टिंग, एफएम, इनकम टैक्स, जीएसटी, एवरीथिंग का वीडियो लेक्चर आपको फाइनेंस करियर पे अवेलेबल है। आप आज ही विजिट करिए फाइनेंस करियर वेबसाइट पे, आप आज से ही तैयारी का शुरू करिए। आपको बहुत ही अच्छा समय इन लोगों ने दिया है।
ठीक है, फॉर्म फिलअप करने के लिए भी उसके बाद भी आपको थोड़ा बहुत समय मिलेगा। ठीक है, तो आपके पास सफिशियंट टाइम है इस एग्जामिनेशन का तैयारी करने के लिए। ठीक है, तो आप आज से ही इसका तैयारी शुरू कर दीजिए। जितना पहले जो तैयारी करेगा obvious सी बात है वो इतना ही जल्दी और लोगों से आगे निकलेगा। और एक बात और जान लीजिए, इस बार नंबर ऑफ वैकेंसीज काफी अच्छा है, तो नंबर ऑफ एप्लीकेशन भी काफी बढ़िया यहाँ पे आने वाला है। दैट मीन्स की नंबर ऑफ लोग जो अप्लाई करेंगे ना, काफी हाई नंबर ऑफ लोग यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे सीए इंटर वाले तो अप्लाई करेंगे ही करेंगे। उसके बाद सीए और सीएमए जो है उन लोग भी करेंगे, क्योंकि यहाँ पे टेस्ट जो है काफी बढ़िया है और भी बहुत सारी फैसिलिटीज है, अलाउंसेस है एनएचआई में। अगर आपको ये सब चीजों के बारे में जानना है, फैसिलिटीज क्या है, क्या सैलरी है एनएचआई में, ठीक है, तो अगर आपको जानना है तो कमेंट में मुझे पूछ सकते हो। अगर अगर आप लोग को ऐसा है जानने को है इच्छा, तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है, तो इसके ऊपर हम एक और वीडियो लाएंगे आप लोग के लिए। पर अगर आप पूछोगे कमेंट में, तभी मैं आपको और भी इस तरह से वीडियोस लाते रहूंगा कि एनएचआई में क्या क्या तरह का फैसिलिटीज है, क्या सैलरी है, एवरीथिंग मैं आपको डिटेल में जरूर लाऊंगा, अगर आप कमेंट बॉक्स में बताते हो, पूछते हो। ठीक है, तो चलिए आज वीडियो यहाँ तक रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। ओके, और अपने दोस्तों को बात जरूर बताइए। ठीक है, अपने दोस्तों को भी जरूर बताइए इस वैकेंसी से रिलेटेड, उनको भी बताइए ताकि उनको भी फायदा हो। ठीक है, चलिए वीडियो यहाँ तक रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, चलिए, थैंक यू।